हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कोई दो निर्देश तंत्र हैं और उन दोनों निर्देश तंत्र में एक निर्देश तंत्र अगर v वेक्टर से गतिशील है तो उनमें रखी हुई विद्युत की विपरीत आवेश घनत्व वाली दो प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा और उस विद्युत क्षेत्र का रूपांतरण समीकरण क्या होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि गतिशील कोई बिंदु आवेश है, उस गतिशील बिंदु आवेश के कारण आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना होगा। सिमिलरली हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या किया था कि हमने किसी प्लेन में विपरीत आवेश घनत्व वाली दो पट्टिकाओं की कल्पना की थी, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किन्हीं दो निर्देश तंत्रों में हम बात करेंगे किसी बिंदुवत आवेश की, और उसी प्रकार से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है निर्देश तंत्र S और S डैश है, ये S और S डैश दोनों आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। यहाँ जो निर्देश तंत्र S रहेगा वो निर्देश तंत्र S स्थिर अवस्था में रहेगा और जो निर्देश तंत्र S डैश है वो गतिशील अवस्था में रहेगा। आइए हम देखते हैं। नियत वेग से गतिशील बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र। यहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी प्लेन में बिंदु आवेश रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां सबसे पहले मैं कल्पना करता हूं हमारे पास दो निर्देश तंत्र हैं जिनमें से एक निर्देश तंत्र S है और दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश मान लेता हूं, ये z डैश मान लेता हूं, ये z है। यहाँ पे मूल बिंदु o डैश है और यहाँ पे मूल बिंदु o है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं S के नाम से जानता हूं और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं S डैश के नाम से जानता हूं। यहां अगर हम देखें तो मैं इस प्लेन में यहाँ पे एक बिंदुवत आवेश की कल्पना करता हूं जो कि मूल बिंदु से r दूरी पर है, मूल बिंदु O से r दूरी पर है। अगर मैं यहां से इस बिंदु से x एक्सिस पे लंब डालता हूं, ओके, अब इस बिंदु में विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी मेरे पास E वेक्टर। यहां ये इस डायरेक्शन में होगी, वो होगी EX वेक्टर, और इस डायरेक्शन में होगी, वो होगी मेरे पास EY वेक्टर। ये तीनों दिशाओं में इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इसके निर्देशांकों की बात करें तो XY कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये PXY, और अगर बात करें हम थीटा के रेफरेंस में और R के रेफरेंस में तो इसके निर्देशांक PR और थीटा होते हैं। अब यहां जो एंगल बनेगा इसका, ये एंगल यहाँ पे थीटा एंगल है, ये R वेक्टर है, यहाँ पे लंब हमने डाला है। अब यहां हम बात करते हैं कि यहां हम देखते हैं, यहां हम लिखेंगे कि माना निर्देश तंत्र S के
मूल बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q रखा गया है। ठीक है, यहां पे बिंदु आवेश मेरा कौन सा है, प्लस Q। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, मूल बिंदु O पर। तो यहां प्लस Q आवेश स्थिर अवस्था में रखा गया है, स्टेशनरी है, कोई गति नहीं हो रही है, कोई मोशन नहीं हो रहा है। यहां से कोई अन्य निर्देश तंत्र हमने S डैश लिया है। ये जो निर्देश तंत्र S डैश है, ये इस निर्देश तंत्र S के सापेक्ष माइनस x दिशा में v वेक्टर वेग से गतिशील है। v वेक्टर वेग से गतिशील है, यानी जो निर्देश तंत्र S डैश में है, S डैश है, इस S डैश में कोई प्रेक्षक है जो इस बिंदु को देख रहा है, तो ये जो बिंदु है उसे धनात्मक x डायरेक्शन में गतिशील प्रतीत होता है। ये इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन वास्तव में इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन यहां कोई प्रेक्षक होगा, उसे ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो बिंदु आवेश है ये प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां से ये गतिशील प्रतीत होता है। तो निर्देश तंत्र S में जो बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, इसके कारण बिंदु P, ये जो बिंदु हमने लिया है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हम देखते हैं। ओके, तो इसको मैं, ये हमारी z एक्सिस है, यहां से इसको डिनोट कर देता हूं, ये z, ये z डैश। ओके, तो यहां मैं लिखूंगा, चूंकि निर्देश तंत्र S में बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना होगा यहाँ पे, ये होगा E वेक्टर KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, सदिश फॉर्म में कूलाम के नियम से हमने लिख दिया, कूलाम का नियम KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे केवल एक ही हमारे पास आवेश है, इसलिए हमने KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब यहां हम x दिशा और y दिशा में अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक, विद्युत क्षेत्र का घटक वो क्या होगा, वो होगा Ex इक्वल टू E cos थीटा, Ex इक्वल टू E cos थीटा। और E की वैल्यू मेरे पास KQ अपॉन R स्क्वायर है। अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां से Ex इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर और ये cos थीटा। अब cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो cos थीटा यहाँ पे हमारा LAL अपॉन KK ऐसे देखें तो आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस यहाँ पे ये है जिसकी डिस्टेंस x है, और हाइपोटेनियस ये है हमारे पास जिसकी डिस्टेंस r है, यानी ये x है यहां तक और ये r है। यानी यहां पे cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन r। तो यहां जो Ex है, इस Ex की वैल्यू होगी KQ अपॉन R स्क्वायर x अपॉन r। यहां हम रीजन लिख देंगे कि चूंकि cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r। ठीक है, अब यहां से, अब अगर यहां से हम
देखें तो जो आर स्क्वायर है, ठीक है, आर है, इस आर की वैल्यू यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो यहां आर की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा और यहां जो ई एक्स है, इस ई एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 3/2, ठीक है, क्योंकि आर और आर क्यूब हो गया था हमारे पास और अंडर रूट का मतलब 1/2, सो दैट इज वाई यहां पे इसकी पावर 3/2 हो गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करता हूं। अब दूसरी बात मैं ये देखता हूं कि y दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक, विद्युत क्षेत्र का घटक ये देखता हूं तो ये होगा ई वाई इक्वल टू, परपेंडिकुलर बात कर रहा हूं तो साइन थीटा, तो यहां पे ये होगा ई साइन थीटा, दैट इज ई की वैल्यू मेरे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा ई वाई इक्वल टू, और यहां से ई वाई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये हो जाएगा y अपॉन आर, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो लंब यहां पे हमारे पास ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ये है तो y अपॉन आर, और यहां से सिमिलरली यहां हम लिख देंगे चूंकि साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन आर, सिमिलरली यहां ये आर क्यूब होता है और पाइथागोरस थ्योरम से यहां जो आर क्यूब होगा उसकी वैल्यू के क्यू वाई अपॉन ये हमने लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां निर्देश तंत्र एस डैश की ये हमने कैलकुलेट किया है निर्देश तंत्र एस के लिए। अब यहां हम बात करेंगे निर्देश तंत्र एस डैश के लिए, तो निर्देश तंत्र एस डैश के लिए अगर हम बात करें तो हमने जैसा कि पहले भी कैलकुलेट किया था और हम फिर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि निर्देश तंत्र एस डैश में विद्युत क्षेत्र का मान x दिशा में कितना होगा। यहां हम लिखेंगे निर्देश तंत्र एस डैश में, निर्देश तंत्र एस डैश में विद्युत क्षेत्र का x दिशा में घटक, तो x दिशा में घटक क्या होगा, यहां होगा E डैश x इक्वल टू ई एक्स। क्यों? क्योंकि ये यहां पे गति की दिशा में घटक को मेजर किया गया है, गति की दिशा में, इसकी वजह से ये E डैश x इक्वल टू ई एक्स होगा। और सिमिलरली अगर हम बात करें y का तो रूपांतरण में ये जो E डैश y है वो हो जाएगा गामा ई वाई के इक्वल। यहां सिमिलरली हम बात करें y दिशा में घटक तो उसका मतलब यहां पे E डैश y इक्वल टू हो जाएगा गामा ई वाई, गामा ई वाई हमें मिल जाएगा। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां हम देखेंगे कि जो ई वाई है, ई वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए ई एक्स और ई वाई दोनों की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ई एक्स की वैल्यू मेरे पास दी हुई है के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2, सिमिलरली ये हो जाएगी, और ई वाई की वैल्यू मेरे पास दी हुई है तो यहां गामा मल्टीप्लाई
हो जाएगा। तो चूंकि हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहां मान रखता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो e डैश x है इसकी वैल्यू मुझे मिलती है कि qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट की पावर 3/2, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट करता हूं। सिमिलरली मैं ई डैश वाई है इसकी वैल्यू मैं रखता हूं, तो यहां से जो ई डैश वाई है इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी गामा के क्यू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां तक हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि निर्देश तंत्र S, जो हमारे पहला निर्देश तंत्र था, निर्देश तंत्र S और निर्देश तंत्र S डैश में बिंदु P के निर्देशांक क्रमशः क्या होंगे। बिंदु P के निर्देशांकों की अगर बात करें तो निर्देश तंत्र S में बिंदु P के निर्देशांक अगर हम देखें तो वो होंगे x, y, z और t, और सिमिलरली S डैश में देखें, S डैश निर्देश तंत्र में तो वो होंगे x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश। ये हमारे पास दोनों निर्देश तंत्रों में बिंदु P के निर्देशांक हैं। अब हम बात करेंगे कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण क्या है। अब हम यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे का पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी न्यू ईयर to all of you.